गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को आपका अपना चैनल ससीर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। मैं आप लोगों को 2027 की प्रिपेयर के लिए इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट की कोर्स लेकर आया हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मेरा ये होगा कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 400 प्लस 450 प्लस नंबर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस चैनल में बने रहे और हर एक वीडियो को देखें। मैं रोजाना आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आज सबसे पहला विषय आप लोगों के लिए मैं भूगोल लेके आया हूं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि भूगोल आखिर है क्या और ये हमारे विषय में क्यों रखा गया है। दोस्तों, भूगोल जो शब्द है ये एक हिंदी भाषा में जैसे भूगोल लिखा गया तो भूगोल में भी दो शब्द है जिससे मिलकर ये भूगोल लफ्ज बना है। सबसे पहला शब्द क्या है? भू, जिसका अर्थ है पृथ्वी। और गोल, गोल का अर्थ है गोलाकार। ये गोलाकार किनके लिए कहा गया है? ये भू के लिए, यू मीन पृथ्वी के लिए कहा गया है कि पृथ्वी का आकार जो है वो गोल होता है, यानी गोलाकार है। अब हम रही बात जियोग्राफी पढ़ लेते हैं कि जियोग्राफी का नाम इनका क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक को हिंदी में यूनानी भाषा कहा जाता है। और इसमें जो जियोग्राफी है ये भी बाबू दो लफ्जों से यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड क्या है? जियो। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी से का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे ही जियोग्राफी कहा जाता है। मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, कहीं पे पहाड़, कहीं पे सजीव, यू मीन जितने भी चीज पाए जाते हैं उन सारे चीजों का वर्णन इस जियोग्राफी में होगा। और एक पॉइंट आपको बता दूं कि जियोग्राफी का पिता यानी जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो एराटोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूगोल का सबसे पहले खोज, भूगोल को जन्म देने वाला यही व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जो भारतीय भूगोल है यानी हमारा जो भारत का भूगोल है, इनको जेम्स रेनेल ने दिया, इसीलिए इनको भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपका आए कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो एराटोस्थनीज को कहा जाता है। मगर वहां पे अगर भारतीय भूगोल का पूछ दे कि भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो जेम्स रेनेल को कहा जाता है। अभी क्वेश्चन बनता है कि भूगोल क्या है। जब हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इनको हम देख सकते हैं कि भूगोल क्या है। तो दोस्तों, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि भूगोल वह भाषा है जिसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि भूगोल वह सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी भूगोल भाषा हो गया। अब आप इन्हें देख लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। और मैं अब आगे बढ़ता हूं 10वीं क्लास को लेकर। दोस्तों, 10वीं क्लास का जो हमारे भूगोल का सबसे पहला खंड क में जो इकाई दिया है उसका नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। मतलब हमें इस चैप्टर में हम भारत के संसाधन के बारे में भी पढ़ेंगे और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए इसमें कि हम जानेंगे कि आखिर संसाधन क्या है। संसाधन को अगर आप कहें तो रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस क्या है इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी चीजें संसाधन कहलाता है।
ये सबसे आसान भाषा में संसाधन का आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी चीजें संसाधन कहलाता है। जैसे हम ले सकते हैं हवा, जल, सूर्य प्रकाश, कुर्सी, टेबल, आपका शर्ट, यानी कि हम जितने भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे उपयोगी के लिए होता है, वो क्या है भाई? वही संसाधन है। कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी चीजें, जब अगर हवा नहीं होगा तो मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी, तो यह भी एक संसाधन है। जल के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, यह भी एक संसाधन है। सूर्य के प्रकाश के बगैर हम रह नहीं सकते हैं, यह भी संसाधन है। कुर्सी, टेबल, शर्ट, ये टोटल के टोटल बाबू क्या है? संसाधन है। टोटल के टोटल क्या है? ये संसाधन है। क्या है ये संसाधन है। अब आपसे पूछा जाएगा कि संसाधन कैसे होते हैं, संसाधन कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि संसाधन भौतिक तथा जैविक, भौतिक तथा जैविक दोनों होते हैं। संसाधन भौतिक तथा जैविक दोनों होते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भौतिक संसाधन क्या है और जैविक संसाधन क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में हमें सबसे पहले जान लेना है कि भौतिक संसाधन क्या होता है और जैविक संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों भौतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि भौतिक संसाधन क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में जल पाया जाता है, भूमि पाया जाता है, पहाड़ पाया जाता है, या बहुत सारे खनिज पाया जाता है आदि। ये सब क्या है? ये भौतिक संसाधन के कैटेगरी में आता है। और जैविक कैटेगरी में क्या आता है? जैविक में जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है। किसका लक्षण? सजीव का लक्षण पाया जाता है। जैसे के लिए अगर आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं मनुष्य, पशुधन, पेड़ पौधे, मत्स्य आदि। ये किसके कैटेगरी में आता है? ये जैविक संसाधन के कैटेगरी में आता है और ये भौतिक संसाधन के कैटेगरी में आता है। तो मैं एक बार रिपीट करा दूं कि संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी चीजें संसाधन कहलाता है, जैसे हवा, जल, सूर्य प्रकाश, कुर्सी, टेबल, शर्ट आदि। तो संसाधन भौतिक तथा जैविक दोनों हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिम्मरमैन का एक कथन है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब ये कथन को क्यों कहा गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि संसाधन के लिए हमारे पास ज्ञान, तकनीक, सब कुछ की जरूरत है। अगर हमें ज्ञान नहीं होगी, हमें तकनीक नहीं होगी, तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत सारे आपके लिए खनिज पड़े हुए हैं, बहुत सारे उपयोगी चीज पड़े हुए हैं, मगर समुद्र के नीचे से वो चीज निकालना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए हमें जो तकनीक चाहिए वो हमारे लिए अभी मौजूद नहीं है। तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकते। संसाधन तभी हो सकता है जब उसको उपयोग लाने के लिए हमारे पास ज्ञान, बुद्धि, कौशल एवं तकनीक हो, और उसको यूज करने के लिए वो मूल्य के माने कि बराबर हो, तभी वो क्या होगा? वो संसाधन होगा। इसीलिए जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये
लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आपको बताना है क्या, वो जिम्मरमैन ने कहा था। एक चीज आपको ये भी बता दें, आप स्टार पॉइंट में उतरते जाएंगे और जब भी आप क्लास करने बैठे तो कॉपी पेन को साथ में रखें कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट नोट बनाते चले। और मैं गारंटी देता हूं कि मेरे क्लास को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में जियोग्राफी का वैसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं कि इस नोट से बाहर जाएगा। दोस्तों पहले में अब क्या है कि सेवा की बात कर ले तो अभी के परिवेश में सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। अब पूछेंगे कैसे सेवा को संसाधन माना गया है। आप ये कह सकते हैं कि सेवा को संसाधन कैसे माना गया है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको एक फोटो चाहिए। क्या चाहिए? फोटो। अब ये फोटो बनाने के लिए दोस्तों फोटोग्राफी का जरूरत है कि जिनको फोटो निकालना खींचने आता है उसको आपको चाहिए, तभी आपको फोटो मिलेगा। तो सेवा के लिए आपको किसी इंसान की जरूरत है कि नहीं है? फोटोग्राफर की जरूरत है कि नहीं है? अगर आपको किसी चीज का चित्र लेना है, यानी चित्र बनाकर लेना है, तो इनके लिए आपको चित्रकार की जरूरत है कि नहीं है? चित्रकार की जरूरत है कि नहीं है? तो ये चित्रकार कौन बन सकता है? कोई व्यक्ति बन सकता है जो आपको सेवा दे। तो इसीलिए दोस्तों सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। अब रही बात कि संसाधन को लाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो कि संसाधन को लाने के लिए हमारे पास क्या चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा पर्यावरण भी होना चाहिए। उसके बाद संस्थाएं होनी चाहिए और तकनीक होनी चाहिए। और इन सब के लिए ये संस्थाएं, ये तकनीक, ये किसके हैंडल में होगा? तो ये मानव के हैंडल में होगा। ये चीज आपको पता होगा कि संसाधन आखिर बनाया कैसे जाता है। सबको पता है कि हाँ पानी से आपका विद्युत बनता है, पर दोस्तों विद्युत पानी से यूं ही नहीं बनता है। इनके लिए हमारे लिए पर्यावरण की जरूरत है, फिर मानव की जरूरत है, फिर संस्थाएं होनी चाहिए, फिर तकनीक होना चाहिए। तो सेवा भी एक तरह के संसाधन है। ओके दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये खड़ा आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, यानी संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन का बंटवारा। संसाधन को कैसे वर्गीकृत किया, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। किस उत्पत्ति के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो आप लिख सकते हैं कि इस आधार पर संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, और नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब किसके आधार पर यह 2 भाग बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। कौन? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब सवाल बनता है दोस्तों
कि जैव संसाधन आखिर क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है। तो चलते हैं सबसे कड़ी लेकर जैव संसाधन के बारे में कि जैव संसाधन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों एकदम आसान भाषा में इसे आप समझें और नोट्स बना ले कि जैव संसाधन आखिर क्या होता है, एकदम शॉर्ट में, कि जिस संसाधन में सजीवों का लक्षण पाया जाता है, जिस संसाधन में सजीवों का लक्षण पाया जाता है, सजीवों का लक्षण पाया जाता है, सजीवों का लक्षण पाया जाता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे 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 मनुष्य, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, जीव जंतु, वनस्पति, मत्स्य, क्या है भाई, मत्स्य, जिसको हम लोग मछली कहते हैं, आदि। तो जैव संसाधन क्या होता है? जिसमें जान हो। क्या हो? सजीव मतलब क्या? जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो, जो चल फिर सकता हो, जो छोटे से बड़े हो, जिसमें वृद्धि हो, वो क्या है? वो सजीव होता है। तो आप कह सकते हैं कि जैव संसाधन वह संसाधन है जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है। अब समझेंगे बाबू दूसरा नंबर, अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव संसाधन। कि आखिर अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस संसाधन में, जिस संसाधनों में निर्जीवों का लक्षण पाया जाता है, उसे अजैव संसाधन कहा जाता है, अजैव संसाधन कहा जाता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस संसाधनों में सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं नदी, पहाड़, जमीन, मृदा, उसके बाद आप खनिज ले सकते हैं। ये सारे क्या है? इन सारे चीजों में सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, या निर्जीवों का लक्षण से बना है, या निर्जीवों के लक्षणों के समूह से बना है। तो आप कह सकते हैं कि जैव संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, और अजैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, और एग्जाम में कभी कभी आता है अंतर दोनों का पूछता है कि अजैव संसाधन और जैव संसाधन में क्या अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जैव और अजैव संसाधन। अब सेकेंड कैटेगरी क्या है भाई? उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। कि संसाधन का उपयोगिता के आधार पर कितने हिस्सा होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि इस आधार पर संसाधन को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है।
इस आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नंबर एक है नवीकरणीय संसाधन। क्या है भाई? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं तो ना ही आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर छूटेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा कि क्या होता है ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे? पहले आप यहां लिख दे कि नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और इनका डेफिनेशन आप लिखते जाएं कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन्य प्राणी। अब दोस्तों, इसमें क्या बात है कि नवीकरणीय का ये जो भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया कहा है या यांत्रिक प्रक्रिया कहा है, इसको दोबारा कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल क्या दिया है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से मुराद क्या है? जो सूर्य के प्रकाश से हमें जो एनर्जी मिलती है, वो जो हमको ऊर्जा देता है सूर्य की प्रकाश, उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो दुनिया जितना दिन रहेगी तो सूर्य तो हमारे लिए मौजूद रहेगा और उससे प्रकाश आती रहेगी, ये खत्म होने वाली तो है नहीं। यानी जितना दिन हमारे ये दुनिया कायम रहेगी उतना दिन आपको ये सौर ऊर्जा मिलते चला जाएगा। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया दोहराती चली जाएगी और सूर्य ऊर्जा आपको मिलते चला जाएगा। और पवन ऊर्जा से मुराद क्या है? पवन का मतलब होता है हवा, यानी कि हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। तो जब तक हवाएं रहेगी तब तक हमें यह ऊर्जा मिलती रहेगी। और जल तो आपको पता ही है कि हमारा पृथ्वी भाई कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ है, और यही जल के कारण ही हमारे इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह। तो जल भी एक क्या है? ऐसा प्रक्रिया से वो बन जाता है, जैसे कि जल का खेती भी होता है। अब विद्युत से मुराद क्या है कि विद्युत कैसे आता है? ये भी चलता रह जाएगा। ये भी आपको पुनः कोई भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से विद्युत को ला सकते हैं। और वन से मुराद क्या है कि हम वन को दोबारा लगा सकते हैं और वो जल्दी आ जाएंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात क्या अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसे आप समझते जाएं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन को आप कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन को आप लिख सकते हैं कि ऐसा संसाधन जो
ऐसा संसाधन जो जटिल प्रक्रियाओं तथा लंबी समय जटिल प्रक्रियाओं तथा लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब जैसे में आप ले सकते हैं जीवाश्म ईंधन, अब इस जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला भी आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाता है, और इनको तोड़ोगे तो इसमें डीजल, केरोसिन, ये टोटल आ जाता है। अब इसको जीवाश्म ईंधन को हम अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाते हैं? तो आप जरा समझिए कि यह कोई जगह है जहां पे हमें कोयला की खदान मिला है। किसकी? कोयला का खदान। अब बाबू ये कोयला बनने में हजारों सैकड़ों साल लगे होंगे, तब इस जगह में कोयले का खदान मिला है। कहीं पे आपको तेल का खदान मिलता है, जिसको तेल का कुआं हम कहते हैं, मिलता है, तो क्या ये जल्दी 1 साल 2 साल या 3 साल में तेल का कुआं तो नहीं बना होगा? इसमें सैकड़ों हजारों साल लगे होंगे। जब आप यहां से इस कोयले को निकाल लेंगे, जब कोयला यहां से खत्म हो जाएगा, तो क्या दोस्तों फिर यह कोयला 1-2 साल में हो जाएगा? नहीं होगा। इसको फिर पुनः बनने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। यहां से आप तेल निकाल लिए, क्या तेल फिर 1-2 साल में बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो काफी जटिल प्रक्रियाओं तथा लंबी अवधि में प्राप्त होता है, उसका विकास होता है, और यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। और इसमें आप इसको जीवाश्म ईंधन, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अगला क्या है? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो आप यहां लिख सकते हैं कि इस आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब ये स्वामित्व से मुराद क्या है? यानी स्वामित्व का अर्थ क्या है? स्वामित्व एक ऐसा ही होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी समूह का उसमें अधिकार हो। स्वामित्व का मतलब ही होता है अधिकार जताना। वैसा अधिकार जो या तो किसी एक व्यक्ति का होगा, या तो किसी समूह का होगा, या तो किसी देश का होगा। यानी स्वामित्व से मुराद ही है अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार क्या है? वो है नंबर 1 में व्यक्तिगत संसाधन। कैसा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। अब इस व्यक्तिगत संसाधन से ही मुराद होता है कि वैसा संसाधन जिसमें किसी व्यक्ति का अधिकार हो, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन
जिसमें वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा जिसके बदले वे सरकार को टैक्स देता हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी जमीन को खरीदता है, वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा वो किसी से खरीद कर लाता है, तो उस जमीन के बदले वो सरकार को साल में टैक्स देता है, जमीन का टैक्स देता है, तब यह जमीन उसका है। और इस जमीन में अगर कोई ए व्यक्ति इस जमीन को खरीदता है तो इस जमीन का अधिकार ये व्यक्ति के पास ही होता है। बी व्यक्ति इस जमीन पर कोई भी जोत आबाद या किसी भी चीज का दावेदारी नहीं कर सकता है, क्योंकि इस जमीन को खरीदा कौन है, एक ए व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इस जमीन के बदले सरकार को टैक्स भी देता है। तो आप जैसे में लिख सकते हैं कि कोई भी भूखंड से मुराद कि कोई भी जमीन का टुकड़ा है या कोई भी घर है, वह दुकान आदि, यानी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि यह जो घर है, यह घर राम का है। अब इस घर का अधिकार जताने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। अगर इसी जगह श्याम आ जाए और कहे कि इस घर में मेरा अधिकार है, तो दोस्तों इस घर में अधिकार किसका होगा, राम का होगा। तो राम क्या है, एक खास व्यक्ति है जिसका इस पे अधिकार है। तो इसीलिए व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, कि वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा जिसके बदले वे सरकार को टैक्स देता हो, ऋण देता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब सेकंड में क्या आता है व्यक्तिगत के बाद, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन से ही पता चलता है कि यह कोई समुदाय का होगा, यानी किसी समूह का, इसमें किसी समुदाय का अधिकार होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। यानी वैसा संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में कहीं पर मंदिर होता है। क्या होता है, मंदिर। ये मंदिर जो है बाबू, क्या है यह सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के पूजा पाठ का ये स्थान होता है। तो इसमें जो हिंदुत्व समुदाय है यानी सनातन धर्म के लोग हैं, तो उनका ही इस पे अधिकार है, इस मंदिर का साफ सफाई करना,
उसका देखभाल करना। ठीक है, अब हम ले लेते हैं मस्जिद। आपको पता होगा कि मस्जिद क्या है? ये मुसलमान समुदाय का अधिकार में रहता है, वह समुदाय इसका देखरेख करता है। अब चलते हैं गुरुद्वारा, ये भी आपको पता होगा, ये सिख समुदाय का होता है। अब कहीं पे आप देखेंगे कब्रिस्तान होता है। क्या होता है भाई? कब्रिस्तान। इसका अधिकार मुसलमानों के पास होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कहीं पे खेल का मैदान छोड़ा जाता है, उसमें हर एक समुदाय का अधिकार रहता है। शमशान घाट। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत बाबू वैसा संसाधन आता है जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, वह संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाता है। और व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है? इस संसाधन में कोई खास व्यक्ति ही उस पर अधिकार रखता हो, उसमें समुदाय अधिकार नहीं रख सकता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। हम इस स्वामित्व के आधार की जो आगे वाला पार्ट है उस कड़ी को आगे ले जाते हैं, तो उस कड़ी में क्या आता है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है भाई? ये राष्ट्रीय संसाधन। अगर इस संसाधन की बात की जाए तो कानूनी तौर पर, कैसे? कानूनी तौर पर देश या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन, राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब इस संसाधन को कैसे समझे कि यह राष्ट्रीय संसाधन कैसे हैं? तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत। अब हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, यह एक जमीन है। क्या है? यह एक जमीन है। तो ये जो जमीन है दोस्तों, ये नाम के व्यक्ति का यह जमीन है, ये नाम के व्यक्ति का जमीन है। लेकिन सरकार को इस जमीन के बीचों बीच या तो रेलवे पटरी या तो कोई सड़क बनाने के लिए जरूरत पड़ गया है इस जमीन को। लेकिन इस जमीन का अधिकार किसके पास था? ये नाम के व्यक्ति के पास। लेकिन सरकार इस जमीन को ये नाम के व्यक्ति से लेकर उस जमीन के बदले उसे कुछ मुआवजा देकर, यानी जमीन का मुआवजा देकर वो देश के आम लोगों के लिए सड़क बना सकता है। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर सरकार के हाथ में यह पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को आम लोगों के लिए फ्री कर सकता है। इसमें ये नाम का व्यक्ति सरकार का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मुआवजा लेकर उसके बदले कहीं वो जमीन खरीद सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत है, लेकिन उस संसाधन को सरकार
आम लोगों के लिए भी आम कर सकती है। अब रही बात, ये तो देश के अंदर रहने वाली बात है, लेकिन और एक चीज आपको बता दें कि अगर 200 किलोमीटर दायरे के अंदर खुली मैदान यानी खुली समुद्र में अगर कोई भी जीव जंतु मछली कुछ भी है, मान लो ये हमारा भारत है, ठीक ना, भारत से सटे हुए 200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जितने भी चीज होंगे इसका हकदार हमारा देश होगा। यानी जिस देश के दायरे में ये होगा 200 किलोमीटर के अंदर के दायरे में, तो वह उस देश के हक में होगा और वह संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के हित में रखा जाएगा। और 200 किलोमीटर से अगर खुली समुद्र में कहीं पर कोई भी चीज है तो वह अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह अंतरराष्ट्रीय, वो किसी भी देश का कब्जे में नहीं होगा, यानी किसी भी देश के अधिकार में नहीं होगा। ओके, तो अगला हम पढ़ते हैं क्या? चौथा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसे पहले हम समझ लेते हैं, तब दोनों का अंतर हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब हम कैसे समझे कि किस संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है? अभी मैंने बताया कि 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर, यानी किसी भी देश से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर जो समुद्र होता है, महासागर होता है, 200 किलोमीटर आप वहां छोड़ दें, उसके बाद जो भी चीजें समुद्र में पड़ा है खुले मैदान में, उसका देखरेख अंतरराष्ट्रीय करेगा और वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंदर आता है। क्योंकि 200 किलोमीटर से बाहर कोई भी चीज आता है उसमें उस देश का अधिकार नहीं होता है, वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अधिकार में होता है और वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, सामुदायिक संसाधन क्या होता है और राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। यानी व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? इसमें किसी भी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। और सामुदायिक संसाधन ऐसा संसाधन होता है दोस्तों, इसमें किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। और राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है दोस्तों कि वह हमारा देश या राष्ट्र उसका नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण करता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो अंतरराष्ट्रीय संस्था इसकी नियंत्रित करती है। आज की क्लास में दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।